ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने कैपेसिटर पे बात करी है कि कैपेसिटेंस होता क्या है। अलग अलग तरीके के कैपेसिटेंस हमने देखे हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमने बात करी कि भाई डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटर में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का एक हमने छोटा सा केस देखा था, है ना। फिर हमने स्फेरिकल कैपेसिटेंस, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस, इन सब की हमने बात करी, क्लियर। उसके बाद हम आए, हमने अपना डिस्कशन मोड़ दिया कि भाई एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में, ठीक। लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट माय नेम इज सुरेश वाजपेयी एंड दिस इज आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सुप्रीम 60, ठीक है। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद अब आज समझिए कि आज क्या क्या टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है, so that it will be very much beneficial for you to understand what we will cover in this lecture, okay। so पहली चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट टाइम पे हमने स्टूडेंट्स बात करी थी कि भाई जब एक कैपेसिटर रखा हुआ है उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, क्लियर। तो दैट विल बी हाफ CV स्क्वायर आएगा, या फिर वी कैन से हाफ Q स्क्वायर बाय C, और वी कैन से हाफ Q इंटू V, क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई भी दो चीज पता हो, कैपेसिटर का चार्ज उस पे प्लेट्स पे, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीज पता है तो आप बता सकते हो कि उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है टू स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, है ना। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी होती है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना है, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करना है, जो हम अपने अकॉर्डिंग टाइम के साथ उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं उस एनर्जी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा कि भाई कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है, ठीक। अब हम बात करेंगे उस एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी क्या होने वाली है अगर वो कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप देख चुके हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक आपने देखा, विद डाइलेक्ट्रिक आपने देखा, और पार्शियली फिद विद डाइलेक्ट्रिक आपने देखा, ठीक है। एक सिंपल हमने बात करी है डाइलेक्ट्रिक की, सिंपल, क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी मींस एज, जैसे कि मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरीके से स्टूडेंट्स एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो उसकी हम बात करेंगे। फिर हम अपना डिस्कशन मूव करेंगे टुवर्ड्स डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है भाई, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि कंडक्टर होते हैं एक और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। एक्चुअली इन इंसुलेटर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई अगर किसी कैपेसिटर में अगर कोई कैपेसिटर सिस्टम है हमारे पास और उसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिट कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजमेंट्स आएंगे, ठीक है। सारे पैरामीटर्स में, मतलब मान लीजिए हम एक पैरामीटर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पहले कैपेसिटर्स के बीच में, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग E थी। अब हम बात करें कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल k है, उसको हमने इंसर्ट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगी कि डिक्रीज करेंगी, इनकी बात हम करेंगे आज, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक पैरामीटर हो गया, बाकी और कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टर्ब हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिस्टर्ब होगा, और हो सकता है चार्ज भी डिस्टर्ब हो जाए, क्लियर। अब वो डिपेंड करेगा कि वो जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं, इन अ कैपेसिटर, वो किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब तरीके का मतलब यहाँ पे ये है कि कैपेसिटर है भाई, एक कैपेसिटर को आप समझ सकते हो इस तरीके से, ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्लियर। ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अभी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं था, अभी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, इस कैपेसिटर को आप चार्ज करना चाह रहे हो, है ना। तो क्या करोगे आप इस कैपेसिटर से Q चार्ज, इस कंडक्टर से Q चार्ज उठाओगे और इस कंडक्टर पे Q चार्ज रख दोगे। क्यों भाई, यही तो करते हो। तो आप क्या कहोगे, हियर इट विल बी प्लस Q एंड हियर इट विल बी माइनस Q। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो भी आप काम करोगे, ये आप एक वायर को कनेक्ट करोगे और उस वायर से आप बैटरी कनेक्ट करोगे। क्यों भाई, ये कैपिटल, ये जो स्मॉल Q चार्ज है
क्या ये क्यू चार्ज अपने आप एक वायर कनेक्ट करने से चला जाएगा? तो सिर्फ वायर कनेक्ट करने से ये चार्ज नहीं फ्लो करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। क्या कनेक्ट करनी पड़ेगी? एक आपको इस तरीके से बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के यहां पे रख देगी। क्लियर है? तो ये जो काम आपका करेगा, ये कौन करेगा? ये काम आपकी बैटरी करेगी। अभी नेक्स्ट चैप्टर में, अभी आप इतना समझो, बैटरी सिंपल सी आपकी एक सेल है, या फिर बैटरी क्या है? एक डिवाइस है जो आपकी लो पोटेंशियल से चार्ज को उठा के हाई पोटेंशियल पे रख देती है। क्लियर? व्हाट इज बैटरी? बैटरी अभी आप इतना समझ सकते हो, बैटरी इज सिंपली अ डिवाइस which can transfer charge from low to high potential। अभी स्टूडेंट्स बैटरी के बारे में आप इतना ही समझो, है ना। बाकी आगे इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर्स आएंगे, वहां पे हम बैटरी के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बैटरी के बारे में आप क्या जानते हो? बैटरी इज अ डिवाइस विच कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। क्लियर? मींस आपका इस पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल से चार्ज को उठाएगा और इस हाई पोटेंशियल पे चार्ज को बैटरी रख देगी। क्लियर है? तो ये काम बैटरी ने कर दिया। अब ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो चुका है ना। अब आप ये बताइए, अब इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस डाइलेक्ट्रिक को जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसको इंसर्ट करने के स्टूडेंट्स दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पहला मैं आपको एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हम आज क्या क्या करने वाले हैं। तो जब एक बार डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, आपने ये वायर डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हो, तब क्या अंतर आएंगे, तब क्या चेंजमेंट्स होंगे। क्लियर? तब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजमेंट्स होंगे, तब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंजमेंट्स होंगे, तब ये जो चार्ज है कैपेसिटर प्लेट पे, इस पे क्या चेंजमेंट्स आएंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में क्या क्या चेंजमेंट्स आएंगे। ठीक, तो इन सब की बात हम करेंगे व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, वन वे ऑफ इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रैप को इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि बैटरी कनेक्टेड हो, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड। क्लियर? तो एक बार जब बैटरी कनेक्टेड होगी तब क्या चेंजमेंट्स आएंगे, ठीक है, पैरामीटर्स में, और दूसरी बार जब बैटरी नहीं कनेक्टेड होगी तब क्या चेंजमेंट्स आएंगे पैरामीटर्स में। ठीक, तो इनकी आज हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, और चार्ज इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक। भाई आपने डाइलेक्ट्रिक जब आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो जरूर से ही डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, लेकिन तब भी उसमें कुछ पोलैरिटी आ जाएगी। पोलैरिटी, एज वी ऑल नो दैट पोलैरिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स जो हैं किसी भी एटम के, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मीन्स वो एक जगह कोइंसाइड ना करें, अलग अलग हो जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग दिखने लगे, इस तरह की जो क्वांटिटी होती है इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह की जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम कहते हैं पोलराइज्ड सब्सटेंस। ठीक, तो डायपोल में हम समझने की कोशिश, डाइलेक्ट्रिक में हम समझने की कोशिश करेंगे चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है ये तो आपको पता है, दैट दिस इज अवर सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अब हम जो भी डिस्कशन में अपने बात करने वाले हैं आगे, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की करेंगे। आपको मैंने बता दिया कितने टाइप्स के कैपेसिटर हो सकते हैं, लेकिन जो भी हम अपना डिस्कशन रखेंगे स्टूडेंट्स, वो सारा का सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये आपको पता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ, एज यू ऑल नो, गॉस लॉ से हमने ये निकाला भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पता है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो एक कैपेसिटर है, इस तरीके के और भी कैपेसिटर हो सकते हैं पैरेलल प्लेट में, उनको भी इसी सिंबल से दिखाएंगे। तो जिस तरीके से हम 10th क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम रेजिस्टर्स को
एज वी ऑल नो रेजिस्टर्स क्या होते हैं हम जानते हैं। तो जिस तरीके से हमने रेजिस्टर्स को अरेंज किया था सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट्स में, उसी तरीके से हम कैपेसिटर का भी अरेंजमेंट आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दैट द सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, ठीक। और बीच बीच में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस को भी फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस करने का तरीका वही होगा, पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन। क्लियर? तो चीजें आप अच्छे से कर रहे होगे, आई होप कि आप नोट्स अपने बना रहे होगे साथ ही साथ, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट गेन के लिए, कंसेप्ट गेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप पहली बार पढ़ रहे हो ये कैपेसिटर चैप्टर, है ना। तो चीजें रिवीजन में होनी चाहिए। क्लियर? आप पिछला सेक्शन रिवाइज करने के बाद ही ये सेक्शन देखो, ठीक है। तभी ऐसा नहीं कि पिछला मैंने पढ़ा दिया, उसमें जो मैंने समझाया था वो आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तीसरी चीज जो मैंने बताई थी क्या, प्री रीडिंग्स। पहली चीज न्यूमेरिकल कैसे लगाना है, दूसरी चीज आपको पिछला रिवाइज करके आना है, तीसरी चीज नोट्स, चौथी चीज क्या मैंने बताया था, प्री रीडिंग्स करके आनी है। तो प्री रीडिंग जरूर करते रहिएगा, क्योंकि प्री रीडिंग्स अगर आप एनसीईआरटी वगैरह बुक से, किसी और सब्स्टिट्यूट बुक से आप नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जितना आप गेन कर सकते हो मेरे लेक्चर से, उतना गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर फॉलोइंग ऑल 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले आज हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब हम मूव करते हैं अपने पहले कंसेप्ट की तरफ, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हैं हमारे पास, जो इस तरह से रखे हुए हैं, क्लियर, जिसके बीच में इंसुलेटेड मीडियम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको हमें चार्ज करना है, इस कैपेसिटर सिस्टम को हमें चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक प्लेट से क्यू चार्ज उठा के दूसरी प्लेट पर रखेंगे, तो इस तरह से ये अपना सिस्टम चार्ज हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट वी हैव टू चार्ज दिस कैपेसिटर सिस्टम। इस तरह से ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, जिसको हमने इस तरीके से बैटरी से चार्ज कर रखा है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि बैटरी से हम चार्ज करते हैं। बैटरी क्या करती है, बैटरी इज अ डिवाइस which transfer charge from low potential to high potential and provide a work on the charge, because of which they can be transferred from low potential to high potential। by high से low पे तो चार्ज अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर लो से हाई पे चार्ज को जाना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क हमारी बैटरी प्रोवाइड करती है, वो वर्क हमारा जो है वो बैटरी प्रोवाइड करेगी, क्लियर। और इस तरीके से इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, जिसकी वजह से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई हैं, है ना, जिसकी वजह से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ चुकी हैं। आपको पता है इस कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस C है, ठीक है, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आप जानते हो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट इज हाफ CV²। एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू U इक्वल टू हाफ CV²। ये आप अच्छे से जानते हो, हमने पिछले लेक्चर में इसकी बात करी है, ठीक है। पिछले लेक्चर में, सॉरी पिछला लेक्चर तो न्यूमेरिकल बेस था, उसके पहले वाले लेक्चर में जो कैपेसिटेंस का लेक्चर था, कैपेसिटर का लेक्चर था, उसमें हमने बात करी थी इस कंसेप्ट की, एनर्जी इन अ कैपेसिटर, क्लियर। चलिए कोई नहीं, अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो आपका ये समझिए, ये भाई जो प्लेट है आपकी, इसका एरिया A है और ये डिस्टेंस D है। अगर हम बात करें कि हमने इसको एक क्यूब की तरह दिखा दिया है, क्यूब की तरह, जहां पे ये आपकी पहली प्लेट है, ये शेडेड प्लेट आपकी पहली प्लेट है, ठीक है, और ये जो दूसरी शेडेड प्लेट है ये आपकी दूसरी प्लेट है, ठीक है। इसके बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ग्रीन कलर से मैंने दिखा के रखी हैं, लेट इट टू बी E, ठीक है। और जो इसके बीच की डिस्टेंस है, जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, वो स्मॉल d के बराबर है, ठीक है। चार्जेस जो आपने दिए हैं, एक प्लेट पे कैपिटल Q दिया है और दूसरी प्लेट पे माइनस Q दे दिया, तभी तो ये पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट होगा कैपेसिटर का, ठीक है। इसका एरिया जैसा कि A यहाँ पे दिखाया है, तो इसका भी एरिया ऑलमोस्ट A हो जाएगा, क्योंकि सेम प्लेट्स हैं, ठीक। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी तो यहाँ पे हमें समझ में आ गई, और इसकी जो टोटल वॉल्यूम है, जो क्यूब की वॉल्यूम है, वही उसी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी एसोसिएटेड होंगी, पूरी फील्ड लाइंस जो है वो उसी में स्प्रेड होंगी। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, उसी को हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, ठीक। तो एनर्जी हमारे पास है, वॉल्यूम हमको पता है, A इंटू डी डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी अवर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वी कैन से एनर्जी डेंसिटी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है,
बहुत ही सिंपल सी चीज है, समझ लीजिए कि भाई एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो समझते हैं जरा, एनर्जी को समझते हैं पहले, पर यूनिट वॉल्यूम। पहले हम जरा एनर्जी समझते हैं। एनर्जी कितनी आ रही है अपनी स्टूडेंट्स? एनर्जी विल बी U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, आप अच्छे जानते हो फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वैसे तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि बीच में एयर मीडियम है, जो इंसुलेटर मीडियम है दैट इज एयर, सो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाता है। सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, और आप पोटेंशियल डिफरेंस के भी फॉर्मूले से जानते हो दैट V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट D minus of E dot D, but we know that we are finding the potential difference, so it will be E dot D का इंटीग्रेशन। ठीक है, E dot dr का इंटीग्रेशन। सो E dot dr का इंटीग्रेशन, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में कांस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इसको मैं सिंपली लिख दूंगा E डॉट D। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dr इज सिंपली दिस लेंथ D। क्लियर, कोई समस्या नहीं इस चीज में। अब आप समझिए कि भाई ये जो हाफ सी स्क्वायर है, ये जो हाफ सी स्क्वायर है, दिस विल बी, इसको आप ये दोनों फॉर्मूला लिखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि ये वॉल्यूम के टर्म में आ रहा है क्या, चेक कीजिए। या सो दिस विल बी एज वी ऑल नो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्लियर, इनटू E स्क्वायर D स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक D से एक D कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स अपना, ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू D। ये A और D आप जानते हो अच्छे से, ये एरिया क्यूब का और ये उसकी लेंथ। तो दिस विल बी द होल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है। क्लियर? सो दिस विल बी स्टूडेंट्स, दिस विल बी सिंपली, अगर हम बात करें U अपॉन V, सो दिस विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही वो फॉर्मूला है स्टूडेंट, यही वो कंसेप्ट है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E दी हुई है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी, वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी, दिस विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, so this will be your energy density, this will be your energy density, clear, associated with a parallel plate capacitor। देखिए हमने किया तो इसे जनरली है, हमने इस डेरिवेशन को जनरली किया है, हमने सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किया है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है एनर्जी डेंसिटी का, ये हर कैपेसिटर के लिए ट्रू है। ठीक, ये हमने सॉल्व तो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किया है, लेकिन ये है इन जनरल, समझ लो, ये है इन जनरल। इन मीन्स आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बात करते हो वहां पे भी एनर्जी डेंसिटी यही होगी। जब आप स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हो स्टूडेंट्स, वहां पे भी एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ही होगी। क्लियर? जब आप सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करते हो वहां पे भी एनर्जी डेंसिटी यही हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगी। आप किसी भी तरह का कैपेसिटर ले लो, एनर्जी डेंसिटी हमेशा यही रहेगी। तो एक स्टेटमेंट है दैट दिस is for every type of capacitor, every type of capacitor। तो ये स्टेटमेंट, ये नोट आप नोट कर लेना कि भाई ये हमने प्रूफ तो जनरल किया है सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, लेकिन ये जो एनर्जी डेंसिटी है स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये हर कैपेसिटर के लिए ट्रू है, हर कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर जो है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, उस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ये देखने की कोशिश करते हैं। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो उसमें भी इस कंसेप्ट का यूज होगा, इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
clear, where E is the electric field, epsilon naught as we all know what is it, its value is 8.85 into 10 to the power minus 12, clear, और ये एनर्जी डेंसिटी है अपनी, ठीक। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट, क्लियर। लेकिन इस कंसेप्ट का जो यूज होने वाला है ये बहुत ही अच्छा यूज होने वाला है। हम इसी कंसेप्ट का यूज करके, इस एनर्जी डेंसिटी का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। पहली चीज जो हम इसमें समझते हैं कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो क्या है कि दिस एनर्जी डेंसिटी, दिस फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज डिराइव्ड फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर। मींस क्या है, एक बार पढ़ लेता हूं मैं, ठीक है। although we have proved the above result for a parallel plate capacitor, हमने ऊपर के रिजल्ट को जो है, इस रिजल्ट को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए प्रूव किया, बट इन जनरल दिस इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ कैपेसिटर। फॉर एनी काइंड ऑफ कैपेसिटर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू हैव टू नोट डाउन, क्लियर। कि भाई हमने ये जो निकाला है ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हम किसी भी कैपेसिटर के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी रीजन के लिए यूज कर सकते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड्स हों, ठीक है। अब ये हो सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेरिएबल हो जाएं, तो हमें ये डेंसिटी जो है ये वेरिएबल होने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी वेरिएबल होने लगे, ठीक है। तो उस केस में एक एग्जांपल देखते हैं। लिसन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो कौन सी एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। और वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें कि भाई किसी सिस्टम की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो वो भी हम इसी कंसेप्ट से कर सकते हैं, क्लियर। तो वही देखते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सो स्टूडेंट्स, सपोज देयर इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इस तरह से मान लीजिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर आपके पास ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर की वजह से इसके सराउंडिंग, इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज्ड है, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज है और इस पे जो चार्ज रिलेटेड टू बी कैपिटल क्यू। तो इस स्फीयर पे क्योंकि इतना चार्ज है तो इस चार्जेस के साथ कोई एनर्जी तो एसोसिएटेड होगी, लेट इट टू बी स्फेरिकल शेल और लेट इट टू बी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो उसकी सरफेस पे चार्ज क्यू है, तो कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी सरफेस पे चार्ज क्यू है, स्फेरिकल सिस्टम, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इससे जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है वो फाइंड आउट करनी है हमें, क्लियर। तो हम जानते हैं इसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इस रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं स्टूडेंट्स। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है। अब यही एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो कैसे हम करेंगे फाइंड, ये देखते हैं। हमारे पास दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। क्या दो मेथड है? पहला मेथड समझते हैं जरा। पहला मेथड तो ये है, दो मेथड से चलते हैं। एक तो सिंपल मेथड है जिसमें इस कंसेप्ट का नहीं किसी और कंसेप्ट का यूज हो रहा है। क्या कि भाई ये अपना स्फीयर था, ठीक है, ये स्फीयर था। हमने कहा कि इस स्फीयर पे किसी जनरल टाइम t पे हमने ऑब्जर्व किया इसे। अभी इस पे कोई चार्ज, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्लियर। लेकिन कोई जनरल टाइम की हमने बात करी, t इक्वल टू समथिंग t, ठीक। तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 व्हाट हैपेंस, एट t इक्वल टू 0 जो चार्ज है इस स्फीयर पे q इक्वल टू 0 है, ठीक है। एट t इक्वल टू t चार्ज कितना आ गया, लेट इट टू बी q, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, t इक्वल टू t प्लस dt पे, t प्लस dt पे अब जो चार्ज इस पे dt टाइम में आ रहा है दैट विल बी dq चार्ज इस पे आ रहा है। पहले से जो चार्ज था वो q था, q चार्ज ऑलरेडी इस पे है और हम कितना चार्ज रख रहे हैं, हम इस पे चार्ज रख रहे हैं, दैट इज dq, क्लियर, ठीक है। तो अब इस पे जो एनर्जी एक्स्ट्रा हो रही है दैट इज du की एनर्जी जो इस पे बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ेगी। भाई क्यों बढ़ेगी, आप खुद समझिए कि भाई इसकी सरफेस पे आपका एक चार्ज था, दैट इज, इसकी सरफेस पे आपका एक चार्ज है दैट इज सिंपली स्मॉल q, ये चार्ज है इसकी सरफेस पे, और इसकी सरफेस पे आपने dq और ऐड कर दिया,
तो अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी एट टी इक्वल टू जनरल टाइम टी, और फिर जब आपने डी क्यू ऐड कर दिया तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे हो आप, है ना। तो क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे हो इस वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डी यू प्लस डी यू। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डी यू से बड़ी है अब उसको समझते हैं वो कितनी होगी। क्लियर? तो डी यू से जो एनर्जी बढ़ी है वो इस डी क्यू की वजह से बढ़ी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब आप ये डी क्यू चार्ज लेके आ रहे थे, जब डी क्यू चार्ज लेके आ रहे थे, क्योंकि इस पे क्यू चार्ज इनिशियली था, अब आप डी क्यू लेके आए हो, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो है इनिशियली पोटेंशियल वो V था। लेट द पोटेंशियल बी V। क्लियर? और V जब पोटेंशियल था तो इस पे अब आप जब DQ चार्ज लेके आओगे, और ये DQ चार्ज आप ला कहां से रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये DQ चार्ज आप ला रहे हो इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। ऐसा नहीं कि चार्ज यहीं पे पड़े थे आपने यहीं पे उठा दिए, ऐसा नहीं था। क्या था? चार्ज जो है ये आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से। तो जो आप वर्क डन करोगे उस चार्ज को लेके आने में, वो आपके दिमाग में पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी। वो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के बराबर होगा। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। एज यू ऑल नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट चार्ज। सो जब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज दैट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर? ये हो गया वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन किया। अब मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था कि जो भी वर्क डन हम करते हैं वो अपना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। क्यों भाई? ये भी बात आपको क्लियर है? और जो मैंने बड़ा सा एक रिलेशन आपको बताया था वो रिलेशन कंसेप्चुअल था लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था। सिंपली मैंने आपको बताया था दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। क्लियर? ये मैंने इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी मैंने सी को एसोसिएट कर दिया था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, तो ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। अब सिंपली आप इतना समझो कि भाई जब आप इस डी यू को निकालने की कोशिश कर रहे हो, देन दिस डी यू विल बी इक्वल टू जो आपने डी क्यू पे वर्क किया होगा। और डी क्यू पे आपने क्या वर्क किया है? डी क्यू पे आपने वर्क किया है दैट इज क्यू। समझिएगा, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, मैं यहां लिख देता हूं इसे, डी यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस विल बी योर डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू क्या है स्टूडेंट्स? क्यू, जितना चार्ज आप मूव करो, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। इन दिस केस दिस विल बी डी क्यू इंटू वी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो दिस डी यू विल बी इक्वल टू डी क्यू इंटू वी। तो भाई अब V हम समझते हैं क्या है, पोटेंशियल इसका कितना होगा। तो पोटेंशियल के लिए आप बहुत सिंपल सी चीज जानते हो स्टूडेंट्स, क्या समझते हो? पोटेंशियल इज इक्वल टू Q इक्वल टू सी वी। क्लियर? तो जब Q इक्वल टू सी वी होता है तो V इज इक्वल टू वॉट? V इज इक्वल टू Q बाय C हो जाएगा, है ना। मीन्स दिस विल बी, और या फिर आप पोटेंशियल किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो। मीन्स आपको शेल पता है, ये शेल है तो शेल की सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वही उसके अंदर होता है। ठीक, तो वही आप पोटेंशियल इसका पूरा निकाल सकते हो, दैट इज KQ बाय R। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम अभी ऐसा कुछ नहीं, हम सिंपली क्या लगा रहे हैं, दिस इज DQ टाइम्स V इज Q बाय C अगर हमने बोल दिया, ठीक। और आप जानते हो कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। क्लियर? ये आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में जब हमने बात करी थी स्फेरिकल कैपेसिटर की, वहां पे हमने बात करी थी आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक, हमने आपको बताया था कि भाई आइसोलेटेड कैपेसिटर एक कैपेसिटर है जिसका जो दूसरा कंडक्टर है, एक कंडक्टर फिक्स साइज का है और जो दूसरा कंडक्टर है वो इनफाइनाइट रेडियस का हो गया है। इस वजह से ये कैपेसिटर ऐसा लगता है आइसोलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता रखा था। उसकी वजह से कैपेसिटेंस हमने जब फाइंड किया था तो हमने जो बाहर वाली स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में जो बाहर वाली रेडियस होती है उसको हमने टेंस टू इनफाइनाइट करा दिया था। वहां से जो स्टूडेंट्स आपका कैपेसिटेंस आया था दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। यहां से भी हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस विल बी सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ओके, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। लेट इट टू बी कैपिटल R बिकॉज दिस इज कैपिटल R, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट्स हो गया क्या,
ये आपका हो गया पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इनटू डी क्यू। अब आपको क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। सपोज पहले स्फीयर पे कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ पे आप चार्ज की लिमिट लगाओगे क्योंकि डी क्यू है, ठीक। लिमिट इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, लिमिट हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे भी हम लिमिट लगाया करें वहाँ आप और कॉन्सेंट्रेट हो जाया करो, ठीक है। तो आप समझिए कि भाई जब आप यहाँ लिमिट लगाओगे तो जब Q इक्वल टू 0 था तब पोटेंशियल एनर्जी 0 रही होगी क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक। अब जब Q इक्वल टू Q हो गया, कैपिटल Q हो गया, उस समय पोटेंशियल एनर्जी U हो जाएगी। सो आप यहाँ पे इंडिकेट करोगे, दिस विल बी U एंड दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाहर आ जाएगा। दिस विल बी सिंपली Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2, और जब लिमिट आप रखोगे देन दिस विल बी Q स्क्वायर अपॉन 2, दिस विल बी 8। क्लियर? So this will be your answer, this will be your potential energy from this method. Clear? This will be your potential energy from this method. This is equal to Q square upon 8 pi epsilon naught R. Clear? This will be your result. This will be your result. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पहले मेथड से काम किया। अभी हमने इस कंसेप्ट को नहीं यूज किया, एनर्जी डेंसिटी कंसेप्ट को। अभी ये तो मैंने एक सिंपल बस कैपेसिटेंस के कंसेप्ट को यूज किया है और उसकी वजह से हमारा ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक। अब यही काम हम इस कंसेप्ट से भी करने वाले हैं, ठीक, एनर्जी डेंसिटी की मदद से, ठीक है। तो अब आइए, अब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। उसके लिए ये समझिए भाई, ये अपना स्फीयर है ना, और इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली वो क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और आप जैसा कि जानते हो कि ये भाई स्फीयर जो है, इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो रही है, तो जो डेंसिटी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी होगी वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ही स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डेंसिटी अपनी। तो यहाँ पे क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे इस केस में, आप इस केस में ये डायरेक्ट नहीं लगाओगे, डायरेक्ट वॉल्यूम से इंटू नहीं कर दोगे, है ना। आपको कुछ इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे एक डी आर की एक शेल लेनी पड़ेगी। उस शेल में आप एनर्जी चेक करोगे कि कितनी एनर्जी है, ठीक है। फिर आप उस एनर्जी, इस तरह की जितनी छोटी छोटी शेल होंगी उन सबको ऐड करोगे, मतलब इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेशन में आप लिमिट लगा दोगे, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम काम करते हैं कि भाई स्मॉल आर की डिस्टेंस पे, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, याद रखिएगा। स्मॉल आर की डिस्टेंस पे हम एक डी आर की थिकनेस का, एक डी आर की थिकनेस का, ये थिकनेस आपकी डी आर है, एक छोटा सा स्फीयर लेंगे, एक शेल लेंगे, ठीक है। बहुत ही छोटी सी थिकनेस है ये स्मॉल डी आर, ठीक। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि इसमें अपनी कितनी एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। सो द एनर्जी डेंसिटी विल बी, या फिर कितनी एनर्जी है, इसकी वॉल्यूम अगर हम dV ले लें, dV विल बी द वॉल्यूम, ठीक। तो इसमें कितनी एनर्जी, जो इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है वो du अगर हो जाएगी, ठीक है। जो इस एलिमेंट, इस शेल के एलिमेंट के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है, इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है, दैट विल बी du। क्लियर? तो आपका जो du हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, du by dv is equal to half epsilon naught e square, hence du is equal to half epsilon naught e square times dv. Okay students, and as we all know that half epsilon naught as it is लिखा रहने दो, e square क्या हो जाएगा, this will be electric field at r from the center of the sphere, spherical shell, ठीक है, is equal to kq by small r square, k 1 by 4 pi epsilon naught kq, q means capital Q divided by small r का whole square, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dv क्या हो जाएगा, dv जो है ये वॉल्यूम हो जाएगी, और हमें पता है कि ये वॉल्यूम जो है ये एरिया ऑफ द शेल इंटू थिकनेस ऑफ द शेल हो जाएगी। एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी आर रेडियस का होगा और ये भी आर रेडियस का होगा, बिकॉज दिस डी आर इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये तो अपना डी यू हो गया। अब स्टूडेंट जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, और जो हमारी लिमिट्स हैं वो क्या लग जाएंगी, इस केस में हमारी लिमिट्स स्मॉल आर से, समझिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ से बाहर तक, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्मॉल आर है दैट विल बी कैपिटल आर,
सो लिमिट जो है यहाँ पे r की लिमिट लगेगी, dr के टर्म में इंडिकेट करना है। सो यहाँ पे लिमिट जो है ये कैपिटल R से लेके इन्फिनिटी तक लग जाएगी। क्लियर है? हियर इट विल बी इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो लिमिट लगेगी जब आप स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R की बात कर रहे होगे, उस समय पे जो लिमिट होगी हमारी, उस समय पे जो लिमिट होगी वो जो एनर्जी है उस समय पे वो 0 हो जाएगी। क्लियर है? और जब आप इन्फिनिटी पे बात करोगे तो पूरी एनर्जी इस रीजन में आ चुकी होगी। r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R से इन्फिनिटी तक में जो एनर्जी है वो 0 से लेके पूरी u तक आ चुकी होगी, जितनी एनर्जी हमें चाहिए। क्लियर? सो दिस विल बी सिंपली u। अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई दिस विल बी r स्क्वायर से यहाँ r स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 4 पाई ये कैंसिल होगा। दिस विल बी 1/8 पाई, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू q स्क्वायर, और दिस विल बी योर 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन, जहाँ पे लिमिट आपकी लगेगी, लिमिट जो है आपकी लग जाएगी क्या, कैपिटल R से इंफिनिटी। सो दिस विल बी योर रिजल्ट, है ना। अब आपको जब सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आप देखोगे यही आएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज आवर कंसेप्ट, दैट we have to find the electrostatic potential energy associated with an isolated spherical capacitor। हमने दो मेथड से इसे फाइंड किया। सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर का सिंपल मेथड देखा, जिसकी वजह से हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी, जिसपे चार्ज कैपिटल Q है। कितनी आई? Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, एंड Q इज द चार्ज ऑन दैट स्फेरिकल शेल। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होना चाहिए, कॉपी में नोट भी होना चाहिए अलग से, ठीक है। उसके बाद हमने इसी कंसेप्ट को एनर्जी डेंसिटी की मेथड से कर दिया। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि भाई एनर्जी कितनी होगी छोटे से रीजन dv रीजन की, तो उसको हमने du बोल दिया। अब फिर हमने du को निकाला, v को रख के, और फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया सिंपली, ठीक है। तो यहां से हमें जो है, यहां से हमें टोटल एनर्जी मिल गई, जो कि हम समझ रहे हैं कि इसी के बराबर आ जाएगी Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज आवर रिजल्ट एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक आइसोलेटेड स्फीयर की वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी, लेकिन आप इसी कंसेप्ट को यूज करके सिलेंडर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? सिंपल, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी, और वी कैन से द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। हमने जो ये निकाली है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑल्दो वी हैव प्रूव्ड द अबव रिजल्ट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, okay, but in general this is true for any kind of capacitor। clear? ये किसी भी कैपेसिटर के लिए ट्रू है। हमने ये रिजल्ट निकाला तो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, लेकिन ये रिजल्ट किसी भी कैपेसिटर के लिए ट्रू है। और एक एग्जांपल हमने यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर का देख भी लिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी डेंसिटी कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम एक बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन है, दैट द शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर्स। तो दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास। देखिए ये डिस्कशन जो है ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक, एक बार समझ में आ गया, ठीक, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो उनका कॉम्प्लिकेशंस दूर करने के लिए मैं जो सिंपल कंसेप्ट, जो 3 कंसेप्ट के बेसिस पे सब कुछ ड्राइव करने वाला हूँ, वो 3 कंसेप्ट सबसे पहले मैं बात करूँगा उन 3 कंसेप्ट की, जो कि आपको पहले से ही क्लियर है, बस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन 3 कंसेप्ट पे बेस्ड होके मैं ये पूरा चार्ज शेयरिंग का कंसेप्ट आपको तुरंत समझा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। तो एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए, ठीक। समझिए कि भाई क्या ये है। तो ये एक कंडक्टर है, पहला कंडक्टर R1 रेडियस का, ये दूसरा कंडक्टर है R2 रेडियस का। ये पिक्चर 1 है, ये पहली पिक्चर है ऊपर वाली, है ना। तो ये केस था। अब आपने क्या करा, अब आपने एक कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ दिया, ठीक। तो आप जैसा कि जानते हो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा। तो मान लो ये हाई पोटेंशियल पे है या फिर ये हाई पोटेंशियल पे, जो भी है आप समझ जाओगे देख के, क्योंकि ये शेल्स हैं, शेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप उसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो।
पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कौन सा पोटेंशियल हाई है कौन सा लो है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर करने लगेगा, ये आप अच्छे से जानते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली पहले वाले में चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस इसका C1 है, पोटेंशियल इसका V1 है और एनर्जी इसकी U1 है। इसी तरीके से चार्ज इसका Q2 है, कैपेसिटेंस इसका C2 है, पोटेंशियल इसका V2 है और एनर्जी इस पे Q2 है। तो अब आप ये समझिए कि जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तब किस चीज में चेंज नहीं आएगा, तो आपके कैपेसिटेंस में नहीं चेंज आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है ये आपका साइज, शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और कंडक्टिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो सब चेंज नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इंसुलेटेड मीडियम पे डिपेंड करता है, सॉरी, तो वो सब चेंज नहीं हो रहा है, बाहर इंसुलेटेड मीडियम एयर ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, दिस विल बी C1 अभी भी और इसका C2 अभी भी रहेगा। लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, तो कुछ चार्ज या फिर उससे इसमें आया होगा या फिर इससे उसमें गया होगा, तो Q1 डैश और Q2 डैश जो है ये चार्ज अपना चेंज हो गया। बाकी पोटेंशियल जो है, क्योंकि ये एक कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं और हम बात स्टेडी स्टेट की कर रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट तक मान लीजिए इसका पोटेंशियल हाई है इसका लो है, तो चार्ज इससे इसमें आएगा और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और इसका कम होने लगेगा। एक पॉइंट आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। जिस तरीके से हीट ट्रांसफर करती है ना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, एक का टेम्परेचर बढ़ता है एक का कम होता है, फिर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, तब हीट ट्रांसफर बंद हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल हाई है इसका लो है, तो चार्ज उससे इसमें ट्रांसफर होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। एक पॉइंट आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब चार्ज कोई ट्रांसफर नहीं करेगा। सो ये पूरी पिक्चर है, ये केस होने वाला है। तो Q1 डैश इस पे चार्ज आ गया, Q2 डैश इस पे चार्ज आ गया, पोटेंशियल दोनों का कांस्टेंट हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा इसका भी V हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सिस्टम की, इसकी U1 डैश हो जाएगी इसकी U2 डैश हो जाएगी। सिंपल, क्लियर। तो अब हम समझते हैं कि भाई कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्या क्या चीजें हमें एनालाइज करनी है। लेकिन उन सबको एनालाइज करने के पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमारा बेसिक्स क्या है, ठीक है। पहला बेसिक तो ये है, कैपेसिटेंस विल नॉट चेंज, एज यू ऑल नो कि कैपेसिटेंस नहीं चेंज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज्योमेट्री, शेप और साइज पे डिपेंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी चीज है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि भाई Q इक्वल टू CV, एज वी ऑल नो, Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये एक कंडक्टर है, इसको हम आइसोलेटेड कंडक्टर लेके चल रहे हैं हर एक कंडक्टर को, ठीक है। कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। तो जो थर्ड कंसेप्ट हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब जितना चार्ज इस पे होगा जितना चार्ज इस पे होगा उन दोनों का सम, और अभी भी जो चार्जेस का सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब चार्ज कोई डिसिपेट नहीं हुआ है, चार्ज का सम जो है वो कांस्टेंट है। मींस चार्ज जो है वो जितना सम इनिशियल है Q1 प्लस Q2 उतना ही फाइनल भी होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर। तो अब मूव करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल लिखा हुआ है आपके सामने। क्या क्या चाहिए, देखिए ये सब जो लिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब आपको याद नहीं करना है, आपको समझनी है चीजें, ठीक है। एक बार समझ ली तो दिमाग में बनी रहेगी, इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक। कुछ भी पूछ दिया जाए फिर आपसे मैं कुछ भी पूछ दूं आप सब बता दोगे, बस एक बार समझ लो चीजों को। पहला प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमें पता है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्लियर। Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्ज जितना था इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, फाइनली जितना चार्ज आया, ठीक। तो Q इज इक्वल टू चार्ज को हमने Q बोल दिया, कैपिटल Q बोल दिया हमने टोटल चार्ज, मींस Q1 प्लस Q2 को हमने कैपिटल Q बोल दिया सिंपली, ठीक है। मान लीजिए इस पे 3 कूलॉम का चार्ज, इस पे 4 कूलॉम का चार्ज है, तो हमने बोल दिया टोटल चार्ज कितना हो गया 3 प्लस 4 7 कूलॉम, दैट इज कैपिटल Q, ठीक है। और हम निकाल भी सकते हैं Q1 C1 V1 हो जाएगा और ये Q2 C2 V2 हो जाएगा, बिकॉज Q इक्वल टू CV, ठीक। अब आप बताइए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि भाई Q1 डैश जो है यहाँ से वो C1 इंटू V हो जाएगा, क्योंकि V इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, और Q2 डैश जो है Q2 डैश विल बी C2 टाइम्स V, सिंपली V, क्लियर। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो V हो चुका है, सेम पोटेंशियल है इन दोनों का। तो अब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बी C1 अपॉन C2, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि दिस विल बी C1 V डिवाइड बाय C1 C2 V कैंसिल आउट, दिस विल बी C1 बाय C2। जो आपको याद रखना है वो ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये आप जानते हो कि भाई बिकॉज फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R,
सो दिस विल बी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दिस विल बी R1 by R2। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कौन सी दो इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन है, कौन सी दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन Q1 by Q2 will be equal to C1 by C2 and Q1 plus Q2 is equal to Q। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो जैसा कि आप देख रहे हो, दो इक्वेशंस एंड दो अननोन, Q1 Q2 आर द अननोन्स। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो Q1 और Q2 को। जब आप फाइंड आउट करोगे तो दिस विल बी Q2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। सॉल्व करके देखोगे, और Q1 डैश विल बी Q2 डैश विल बी Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड Q1 डैश विल बी Q अपॉन C1 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ पे आपका Q1 डैश और Q2 डैश आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एज वी ऑल नो, सिंपल है कि भाई Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, जैसा कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, जैसा कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये तो हमारा Q के बराबर है ही। क्लियर? तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फाइनल चार्ज Q1 डैश इज व्हाट, फाइनल चार्ज ऑन द फर्स्ट कंडक्टर एंड Q2 डैश इज फाइनल चार्ज ऑन द सेकंड कंडक्टर। तो कितना हो जाएगा, Q1 डैश विल बी Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड Q1 डैश इज इक्वल टू Q इंटू C1 बाय C1 प्लस C2। सिंपल, क्लियर है? अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। दैट इज चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल, मींस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहाँ Q1 जो है ये आपका C1 V1 आ जाएगा, Q2 C2 V2 आ जाएगा, यहाँ से Q1 डैश जो है ये C1 V आ जाएगा, और Q2 डैश जो है वो C2 V आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। चार्जेस आप Q इक्वल टू CV से निकाल सकते हो। चार्ज के लिए आपको याद रखना है Q इक्वल टू CV, बस। ठीक, यहाँ से आप यहाँ V ये कांस्टेंट ले लोगे, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉमन है, तो V की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द पोटेंशियल एट फाइनल, दिस इज द पोटेंशियल एट द एंड ऑफ द कंडक्टर्स। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वही सेम पोटेंशियल जो है ये कैपिटल V आपको मिल जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो ये पूरा कंसेप्ट है आपका। जो आपको चीज़ें याद रखनी है, जो आपको ये सब याद नहीं रखना है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद क्या रखना है, आपको याद है ये रखना है कि भाई कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है Q इक्वल टू CV, तीसरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चौथी चीज़ आपको याद रखनी है Q1 बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2। पांचवी चीज़ Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q। छठवीं चीज़ ये आपको याद रखनी है सिक्स्थ, और ये आपको याद रखनी है सेवेंथ। क्लियर? बाकी सब आप निकाल लोगे, बाकी सब कुछ आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको ये 7 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 7 चीज़ें मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बस, नथिंग एल्स। कुछ और नहीं याद करना, इन 7 को अलग से लिख लो, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें खुद से निकालने की कोशिश करो, तब जाके जो है कंसेप्ट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर? आगे काम करते हैं। ये तो सिंपल सी कोशिश हो गई, एक सिंपल सा एक डेरिवेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर लोगे, आई होप। तो अगर इस क्वेश्चन में ही एक बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में ही आपको अगर ये पूछ दिया गया कि चलिए ये बताइए, इसमें 6 माइक्रोकूलम चार्ज था, इसमें 6 माइक्रोकूलम चार्ज था, रेडियस दे दी गई, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए एट द एंड जब दोनों को ज्वाइन कर दिए तो इसमें कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज इसमें बचेगा, बता दोगे। कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, बता दोगे, क्योंकि भाई इनिशियल चार्ज इसमें पता चल गया Q1, फाइनल चार्ज Q1 डैश, तो पता चल जाए कितना ट्रांसफर किया होगा भाई, है कि नहीं। ठीक, दूसरी चीज अगर आपसे पूछ दी गई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी चेंज हो गई, तो भाई इस कैपेसिटर के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड दैट इज हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दिस इज हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई सिस्टम की। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर एंड दिस इज हाफ C2 V स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, वो आपका हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी सिंपली, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी सिंपली UF minus UI, clear, and this will be half C1 plus C2 V का स्क्वायर माइनस दिस विल बी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप V की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे या फिर किसी न्यूमेरिकल में आप करोगे तो आप खुद से ये बताओ स्टूडेंट्स, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, खुद बताइए।
ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर दे भी दिया होगा, वो सही भी है कि भाई ये जो चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये सिस्टम जो है अपने आप चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, ये अनस्टेबल सिस्टम से स्टेबिलिटी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि हर सिस्टम, हर प्रोसेस जो अपने आप होता है वो उसकी एनर्जी कम होने लगती है। क्लियर? तो इस सिस्टम की, ये जो सिस्टम है इसमें चार्ज अपने आप ट्रांसफर करके यहाँ जा चुके हैं, ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, इस वजह से इसकी एनर्जी जो है ये कम हो चुकी होगी। ठीक? वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी जाएगी कहाँ? वो एनर्जी या फिर डिसिपेट हो जाएगी सराउंडिंग में, और या फिर स्पार्किंग की तरह बाहर हो जाएगी लाइटनिंग वगैरह में। ठीक है? तो इस तरीके से एनर्जी ये जो है लॉस्ट हो रही है। ठीक है? इस तरीके से ये एनर्जी खत्म हो रही है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स। ठीक है? ओके स्टूडेंट, सो अब हम बात करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक इज सिंपली अ इंसुलेटर, इज अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। फॉर एग्जांपल वी कैन से वाटर और वी कैन से दैट वुड, कोई भी मीडियम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना ट्रांसफर हो पाए, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स चार्ज का ट्रांसफर ना हो पाए, दैट इज सिंपली अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक? तो डाइलेक्ट्रिक आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपको मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे सब्सटेंस मिलके बन रहा है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर वो मेटल्स के मॉलिक्यूल हो गए देन दिस विल बी अ कंडक्टर। क्लियर? अगर वो मॉलिक्यूल्स आपके किसी और तरह के हो गए जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके पास, तो वो कंडक्टर नहीं, वो इंसुलेटर हो जाता है। ठीक है? तो इंसुलेटर्स जो हैं, या फिर हम कहते हैं जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, वी कैन सिंपली से द डाइलेक्ट्रिक्स एज इंसुलेटर्स। क्लियर? तो जो इंसुलेटर या फिर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं आपके पास, वो दो तरह के होते हैं, दैट इज पोलर, नॉन पोलर। दीज आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक? सो वी कैन से पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सिंपली। ठीक है? पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे समझ में आता है कि डाइलेक्ट्रिक किस टाइप का है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड ना करें देन दिस विल बी अ पोलर नेचर। ठीक है? कोइंसाइड करें देन दिस विल बी अ नॉन पोलर नेचर, और जब कोइंसाइड ना करें देन दिस विल बी अ पोलर नेचर। ठीक है? तो हम पोलर नेचर की बात कर रहे हैं। तो पोलर मीन्स जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स, आप देख रहे हो इन मेटल्स में, इन एटम्स में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटर अलग है, नेगेटिव सेंटर अलग है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं दिख रहे हैं हमको, तो ये पोलर हो गया, ये नॉन पोलर हो गया, एंड दिस विल बी पोलर। पोलर मीन्स अलग अलग पोल दिखेंगे हमें, अलग अलग पोल दिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के। सिंपल। पोलर मीन्स अलग अलग पोल दिखेंगे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के, तो दिस विल बी पोलर एंड दिस विल बी नॉन पोलर। क्लियर? अब समझते हैं भाई, अभी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी बाहर से, लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो होगा क्या। सपोज आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक है? तो क्या होगा, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंपल होगा क्या कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की कोशिश करेगा। मींस दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर। क्लियर? अगेन दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर। समझो? तो पॉजिटिव उस साइड जाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम देखें इस हिसाब से सिस्टम कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे पॉजिटिव इधर, यहाँ पे पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव राइट। क्लियर? तो ऑलमोस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट एट द एंड्स देयर विल बी सम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा, some partial positive charge that is plus delta, and in this side there will be some negative delta charge, this will be minus delta. This is the case of polar dielectrics. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा कम होगी। जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तब अभी इसमें कोई चार्ज नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स एक थे, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स अलग अलग हो जाएंगे। दिस विल बी द केस ऑफ विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड दिस विल बी द केस ऑफ विद इलेक्ट्रिक फील्ड्स। This will be the case of polar substance, polar dielectric, and this will be non-polar dielectric. ठीक है? तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स अलग अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे भी इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद समझिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल थी,
क्लियर। अब इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो कम हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर या फिर इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, जो कि एक्सटर्नल है, ठीक है। ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी उसे समझते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E थी, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E थी। जैसे ही ये सिस्टम अपना डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाता है, ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये E/K हो जाती है। E/K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपको समझ में सब आ गया होगा कि हम कहां से रिलेट करना चाह रहे हैं। ये हम वहीं से रिलेट करना चाह रहे हैं। कहां से? हम इसको कूलॉम्स लॉ से रिलेट कर रहे हैं कि भाई फोर्स अगर F है एक्सटर्नल, तो इंसुलेटर के अंदर या फिर किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी और मीडियम में जो फोर्स हो जाएगा वो K टाइम्स कम हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स कम हो जाएगी। अब चाहे ये डाइलेक्ट्रिक को हम जो इंसर्ट कर रहे हैं कैपेसिटर में, ये चाहे बैटरी लगा के इंसर्ट करें और विदाउट बैटरी के इंसर्ट करें। मैंने आपको पहले बताया था, पहले सबसे, कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक विद बैटरी और दूसरा विदाउट बैटरी। क्लियर। तो हम इसको चाहे बैटरी लगा के इंसर्ट करें, चाहे बिना बैटरी लगाए इंसर्ट करें, बात एक ही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी K टाइम्स दोनों ही केस में कम हो जाएगी। और वो क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि भाई यहाँ तो प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ माइनस Q चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट पे। बट होगा क्या? होगा ये कि भाई जब आप इसे देख रहे हो अच्छे से, तो समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पे माइनस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से एक रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E' एग्जिस्ट करेगी, है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है दैट इज E इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी स्टूडेंट्स, दिस विल बी E माइनस E' एंड दिस विल बी इक्वल टू E/K, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मींस E क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वी कैन से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, जो हम जानते हैं, हमने गॉस लॉ से देखा भी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे अगले लेक्चर्स में कि भाई ये जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ माइनस डेल्टा और डेल्टा डैश, माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, ये कितना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि भाई यहाँ पे जो अपना चार्ज डेवलप हो रहा है, ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है, ये चार्ज जो डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट्स आएंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने की वजह से क्या इफेक्ट्स आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट्स आएंगे, चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, इन सब की बात करेंगे, लेकिन दो केस बना के। एक, जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे होंगे व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, एंड जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे होंगे व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। तो दोनों ही केस में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर के अच्छे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कैपेसिटर। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द कैपेसिटर मीन्स, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब हुआ, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। कैसे डाइलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, कैसे पोलराइज हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया। दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दिस इज व्हाट, दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? E/K हो जाती है, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक. Thank you. My name is Suej Bajpayee and this is our YouTube channel. Please share, subscribe and like the video.